औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी लाइफ़्स बिल्कुल ठीक होंगी और आपके फैमिली मेंबर्स भी ठीक-ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले चंद एक लेक्चर्स के अंदर अरेज़ को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने जो है ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जो कि अरेज़ एंड स्ट्रिंग्स के नाम से है। और हम लोगों ने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर वन डायमेंशनल अरे को देखा था। वन डायमेंशनल अरे को हम लोग किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। एक वन डायमेंशनल अरे को हम किस तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। और एक वन डायमेंशनल अरे के अंदर हम किस तरह से उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और कैसे हम उसकी वैल्यूज़, उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ये सारा हमने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने टू डायमेंशनल अरे को डिस्कस किया, और टू डायमेंशनल अरे को हमने देखा कि उसको हम कैसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। टू डायमेंशनल अरे के अंदर वैल्यूज़ कैसे हम इनपुट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड फॉर लूप्स। और एक टू डायमेंशनल अरे के अंदर जो है हम किस तरीके से वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, उसमें जो स्टोर्ड वैल्यूज हैं उनको कैसे रीड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको आज की पसंद आए तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स देना चाहें कमेंट्स कर सकते हैं। और दूसरी ये कि इम्पॉर्टेंट चीज़ के यार, एटलीस्ट इस वीडियो को आप जो है स्टार्ट टिल एंड एक दफ़ा एटलीस्ट यूट्यूब के ऊपर ही देखें। और अगर आपने इसको वीडियो को डाउनलोड करना भी है तो बाद में आप इसको डाउनलोड कर लें। ये वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर रहेगी हमेशा के लिए। इस वीडियो ने कहीं पे भी नहीं जाना। तो पहली दफ़ा एटलीस्ट इसको कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर देखें, उसके बाद अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्हीं चंद एक रिक्वेस्ट के साथ मैं चलूंगा और स्टार्ट करूंगा आज का लेक्चर, और देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या नई चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके जी, तो हमेशा की तरह आप लोगों की जो बुक है उससे मैंने उसका मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है और एक पीडीएफ फाइल मैंने बनाई हुई है। इसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है 5.3 स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या हैं, उसकी डिफरेंट ऑपरेशंस, स्ट्रिंग्स को किस तरीके से किन किन डिफरेंट तरीकों से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जी, व्हाट इज अ स्ट्रिंग? द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स का मतलब है डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। The sequence of characters enclosed in quotation marks and is used to handle non-numeric data, that is names, addresses, etc. are called strings. सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स जो हैं वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं विच आर इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज्ड होंगे। और नॉर्मली स्ट्रिंग्स जो हैं वो नॉन न्यूमेरिक टाइप का डेटा, लाइक द नेम ऑफ अ पर्सन, एड्रेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है, नेम ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इस तरह की चीजें स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग्स का सहारा लेते हैं। अगर हम लोग सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर अगर हम डिफाइन करते हैं एक स्ट्रिंग को तो उसका तरीका क्या होगा कि हम लोग जो है ना डेटा टाइप मेंशन करेंगे, ठीक है। कि जो आपका जो स्ट्रिंग है उसकी डेटा टाइप क्या होगी, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, अपनी मर्जी का कोई नाम दे देंगे अपनी स्ट्रिंग का। और जैसे हम अरे को डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के टाइम पे भी हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज करेंगे, यानी कि ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसका साइज मेंशन करेंगे। स्ट्रिंग के साइज का मतलब है कि यार आपकी ये जो स्ट्रिंग है इसमें टोटल कितने
कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सी लैंग्वेज के हिसाब से जब हम अपना एक स्ट्रिंग जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो ये जो डेटा टाइप होगी ना, डेटा टाइप ये हमेशा कैरेक्टर डेटा टाइप होगी। इट विल ऑलवेज बी ऑफ टाइप कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि बेसिकली स्ट्रिंग जब हम एक सी लैंग्वेज के अंदर जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो वो एक कैरेक्टर टाइप की एक अरे होती है। ठीक है, यानी कि डेटा टाइप जो है वो आपकी कैरेक्टर होगी, आपकी अरे का नाम होगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के आपकी इस अरे के अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं वो आप यहां पे मेंशन करोगे। जैसे कि इससे पहले हम लोग वन डायमेंशनल अरे के अंदर देखा था हमने कि जब हम वन डायमेंशनल अरे बना रहे थे फ्लोट टाइप की या इंटीजर टाइप की, तो यहां पे हम सबस्क्रिप्ट नोटेशन में उसका साइज मेंशन करते हैं। तो यही बात यहां पे भी लिखी हुई है कि इन द अबव जनरल सिंटेक्स data type is character data type and name of the string is the name of your string। यानी कि ये name underscore of underscore string, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये एक जनरल सा नाम दिया हुआ है। आप अपनी स्ट्रिंग को किसी भी किस्म का कोई भी अपनी मर्जी का जो है वो नाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो नाम जो है वो आपकी सी लैंग्वेज के जो वेरिएबल्स का नाम रखने की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी वायलेशन ना कर रहा हो। ठीक है, एंड द साइज यानी कि साइज ऑफ द स्ट्रिंग की बात हो रही है। द साइज विच इज बेसिकली द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज स्पेसिफाइड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि यार आपकी जो कैरेक्टर टाइप की जो अरे होगी इसमें कितने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर टाइप की जो अरे है ना वो असल में सी लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर टाइप की जो अरे है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस अ स्ट्रिंग with the name str having size 20। ये जो नीचे ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके बारे में बात हो रही है कि यार ये जो स्टेटमेंट है ये एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर रही है जिसका नाम है str। डेटा टाइप इसकी है कैरेक्टर और इसके अंदर टोटल इसका जो साइज है इसके अंदर 20 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। यानी कि ये आपकी कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका नाम str है और इसके अंदर टोटल 20 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। तो ये जो str है ना ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है बिकॉज इट कैन स्टोर मोर देन वन कैरेक्टर्स एट अ टाइम। सो ये आपकी एक कैरेक्टर टाइप की अरे भी कहलाती है और ये एक स्ट्रिंग भी कहलाती है। फॉर हैंडलिंग स्ट्रिंग्स यानी कि स्ट्रिंग रिलेटेड डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये सी लैंग्वेज की बात हो रही है। इसमें आपको हेडर फाइल चाहिए होती है, सी स्ट्रिंग नाम की हेडर फाइल। ठीक है, इज नीडेड बट इन सम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, बट इन सम इंप्लीमेंटेशन दिस लाइब्रेरी में बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड व्हेन द हेडर फाइल आईओस्ट्रीम इज इंक्लूडेड। यानी कि ये सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी ये है आपकी हेडर फाइल तो है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आप अगर iostream.h फाइल को इंक्लूड कर लेते हो तो फिर आपको सी स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल सी स्ट्रिंग के अंदर देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स इन सी। जो सी लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स आप बनाते हो उसको बनाने का तरीका ये है। ठीक है, इस तरीके की अगर आप स्टेटमेंट लिखते हो तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। ये सी का सिंटेक्स है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं उसको तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यहां पे लिखा हुआ है कि टू ओवरकम एंड रिमूव दोस प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सी प्लस प्लस जो है सी प्लस प्लस, ठीक है, वो हमें ना स्ट्रिंग डॉट एच एक हेडर फाइल दे दी है। स्ट्रिंग डॉट एच नाम की एक हेडर फाइल दे देती है जिससे आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपके रिमूव हो जाते हैं। जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस रिमूव हो जाती हैं जो कि सी स्ट्रिंग की लिमिटेशंस हैं। ये जो आपकी स्ट्रिंग डॉट एच जो हेडर फाइल है इसके बारे में बात हो रही है कि दिस क्लास प्रोवाइड्स सम टिपिकल स्ट्रिंग ऑपरेशंस लाइक कंपैरिजन। यानी कि अगर आपने आपकी जो स्ट्रिंग डॉट एच जो हेडर फाइल है इसके अंदर ना अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है उसके लिए कुछ फंक्शंस मौजूद हैं। अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है, कॉन्कैटिनेट का मतलब यह है कि दो स्ट्रिंग्स को मिला के एक स्ट्रिंग बनाना। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को मिला के एक स्ट्रिंग बना देना या मोर देन वन स्ट्रिंग्स को मिला के एक स्ट्रिंग बना देना, उसके लिए फंक्शन मौजूद है इस स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। फाइंड एंड रिप्लेस अ स्ट्रिंग, यानी कि आप अगर आपने कोई स्ट्रिंग फाइंड करना है विद इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग आपने फाइंड करना है, या आपने अगर किसी स्ट्रिंग के किसी हिस्से को, स्ट्रिंग पूरी एक स्ट्रिंग है आपके पास, उसकी किसी एक पार्ट को, किसी एक हिस्से को रिप्लेस करना है विद सम अदर स्ट्रिंग। एंड फंक्शंस फॉर ऑब्टेनिंग सब स्ट्रिंग्स के
अगर आपने किसी स्ट्रिंग को फाइंड करना है तो उसके लिए भी आपके पास जो है ना कुछ फंक्शंस हैं जो कि string.h हेडर फाइल में मौजूद है। और अगर आपने किसी स्ट्रिंग के किसी एक हिस्से को रिप्लेस करना है विद सम अदर स्ट्रिंग, तो उसके लिए भी आपके पास फंक्शन मौजूद है string.h हेडर फाइल में। और आखिर में कि अगर आपने एक सब स्ट्रिंग ऑब्टेन करना है, यानी कि आपने स्ट्रिंग का एक पार्ट लेना है, उसको आपने रीड करना है, किसी एक कंप्लीट पूरी स्ट्रिंग का कोई एक छोटा सा पार्ट, तो उसके लिए भी आपके पास string.h हेडर फाइल में कुछ फंक्शंस मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें सी प्लस प्लस के अंदर, बिकॉज हम तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम तो सी लैंग्वेज तो नहीं पढ़ रहे। तो सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपने एक स्ट्रिंग को डिफाइन करना है तो उसका तरीका सिंपल है। आपने यहाँ पे कीवर्ड लिखना है स्ट्रिंग, और उसके बाद आपने ये अपने स्ट्रिंग का नाम लिख देना है। तो आपकी एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल आपका जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा सी प्लस प्लस के अंदर, जो कि ये जो एस टी आर है बेसिकली इस वेरिएबल की, इस वेरिएबल की जो टाइप है ना वो स्ट्रिंग है। दिस स्टेटमेंट डिफाइंस अ स्ट्रिंग नेम str ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी कि ये आपका str जो है ये एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, और इसके अंदर ना आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर आप वो डेटा स्टोर कर सकते हो जो कि डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड होगा, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज्ड होगा। इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रिंग, अब हम देखते हैं कि एक जो स्ट्रिंग है उसको आप किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर आप किस तरीके से वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक बात है स्ट्रिंग्स की इन इन सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं अगर हम उसको इनिशियलाइज करेंगे तो स्ट्रिंग्स इन सी लैंग्वेज कैन बी इनिशियलाइज्ड एज अरेज आर इनिशियलाइज्ड। जिस तरीके से आप अरेज को इनिशियलाइज करते हो उसी तरीके से आप एक सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हो, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप देखें तो यहां पे जो स्टेटमेंट लिखी है ये कैरेक्टर टाइप की अरे होती है स्ट्रिंग। ठीक है, तो it can be initialized as arrays are initialized because string is a character array in C language. Consider the following example. आपने character type का एक कैरेक्टर टाइप की आपने एक अरे बनाई है, ये सी की बात हो रही है कि सी के अंदर आप किस तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किस तरीके से एक स्ट्रिंग को आप इनिशियलाइज करते हो। तो कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनाओगे, मैंने उसका नाम यहाँ पे किताब अगर देख ले तो बुक के अंदर उसका नाम जो है वो ग्रीटिंग लिखा हुआ है, साइज उसका लिखा हुआ है 6, और इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर आपने ये वैल्यू डाली हुई है कैपिटल एच सिंगल कोट्स के अंदर, कॉमा ई सिंगल कोट्स के अंदर, कॉमा एल सिंगल कोट्स के अंदर, फिर कॉमा, फिर एल सिंगल कोट्स में, फिर कॉमा ओ सिंगल कोट्स में, फिर कॉमा, और सिंगल कोट्स में है \0। ठीक है, आपकी ये जो अरे है इसके अंदर एच एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, एल एक कैरेक्टर है, एल एक और कैरेक्टर है, ओ एक कैरेक्टर है, और आखिरी जो कैरेक्टर होता है आपकी कैरेक्टर टाइप की अरे का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो \0 होता है। ठीक है, और इसके बाद ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हैं और इसके बाद सेमीकोलन है। तो अगर ये कैरेक्टर टाइप की अगर अरे ना होती, ये अगर इंटीजर टाइप की अरे होती तो मैं लिख देता यहां पे इंटीजर ग्रीटिंग 6 इज इक्वल टू, और ब्रैकेट्स के अंदर में 6 डिफरेंट इंटीजर टाइप की वैल्यूज जो है वो मैं लिख देता सेपरेटेड विद कॉमास। लेकिन चूंकि ये कैरेक्टर टाइप की अरे है ग्रीटिंग, साइज इसका 6 है, तो इसके अंदर 6 डिफरेंट इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर होंगे, और कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है बाय सिंगल कोट। तो आपका ये पहला कैरेक्टर आ गया एच सिंगल कोट में, इसी तरीके से ई एल एल ओ ये सारे आपके जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर आपने इनक्लोज किए हुए हैं, और हर एक कैरेक्टर जो है वो सेपरेटेड विद कॉमास है। और आखिरी जो आपका कैरेक्टर है, यानी कि आपकी जो कैरेक्टर अरे का जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा \0 होगा। ठीक है, ओके जी। द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट की बात हो रही है ये वाली स्टेटमेंट की, द अबव स्टेटमेंट डिक्लेयर्स अ स्ट्रिंग नेम्ड ग्रीटिंग with 6 elements of type character that are initialized with the characters। ठीक है, जो कि आपकी यानी कि ऊपर जो है ये एक कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका साइज 6 है, 6 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, और इनको ना इनिशियलाइज किया गया है विद सम कैरेक्टर्स, जो कि कैरेक्टर्स आपके सामने हैं। ठीक है, दैट फॉर्म द वर्ड हेलो, यानी कि ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना ये अगर जब मिल जाएंगे ना तो ये एक वर्ड बनाएंगे, यानी कि दीज 5 कैरेक्टर्स विल फॉर्म अ वर्ड हेलो। ठीक है, प्लस अ नल कैरेक्टर, ये जो \0 है ये कहलाता है नल कैरेक्टर। ठीक है, एट द एंड अनदर
Another method for initializing a string in C language is to enclose the string in double quotes as shown below. ये दूसरा तरीका है जी C लैंग्वेज के अंदर अगर आपने एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना है तो उसका तरीका ये है कि आप कैरेक्टर टाइप की एक अरे बना दें, उसका नाम जो भी नाम हो, यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है ग्रीटिंग, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू, और डबल कोट्स में आप अपनी जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स मेंशन कर दें और इसके बाद सेमी कोलन लगा दें। तो इस केस में भी ये जो आपकी कैरेक्टर टाइप की जो अरे बन रही है जिसका नाम ग्रीटिंग है, इसका साइज भी 6 है, और ये जो कैरेक्टर टाइप की जो अरे बन रही है जिसका नाम ग्रीटिंग है, इसका साइज भी 6 है। 6 इसलिए क्योंकि इसके अंदर 5 तो ये कैरेक्टर्स हैं HELLO, और आखिरी कैरेक्टर इसके अंदर जो है वो खुद ब खुद \0 जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तो इसका साइज 6 होगा। इन बोथ द केसेस, यही वाली बात जो मैंने अभी डिस्कस की आपके साथ कि इन बोथ द केसेस, ठीक है, इस केस में भी और इस केस के अंदर भी, इन बोथ द केसेस द अरे ऑफ कैरेक्टर्स greeting is declared with the size of 6 elements of type character। इस केस में भी इस केस में भी अरे बनेगी greeting के नाम से, इसमें भी greeting नाम से, टाइप होगी डेटा टाइप, इस अरे की भी कैरेक्टर और इस अरे की भी कैरेक्टर, और ये डिक्लेयर होगी विद अ साइज ऑफ 6 एलिमेंट्स ऑफ टाइप कैरेक्टर। इसमें भी 6 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 6 एलिमेंट्स होंगे। द फाइव कैरेक्टर्स दैट कंपोज द वर्ड हेलो प्लस अ फाइनल नल कैरेक्टर, यानी कि 5 कैरेक्टर्स HELLO और आखिर में \0, इसमें भी HELLO और आखिर में ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर अरे के अंदर भी जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो नल कैरेक्टर होगा, \0 का कैरेक्टर होगा, विच स्पेसिफाइज। अब \0 क्या करता है, इट \0 या जो नल कैरेक्टर है, इट स्पेसिफाइज द एंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ये बताता है कि यार आपकी अरे यहां पे खत्म हो गई है, इसमें कैरेक्टर्स जितने थे वो खत्म हो गए हैं। एंड दैट इन द सेकंड केस व्हेन यूजिंग डबल कोट्स इट इज अपेंडेड ऑटोमेटिकली, यानी कि यार इस केस में तो ठीक है आपने खुद मेंशन किया है कि इसका आखिरी कैरेक्टर जो है ना वो \0 होना चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर जो \0 का जो कैरेक्टर है, जो नल कैरेक्टर है, वो इसके आखिर में हेलो के बाद ये जो ओ है, इसके बाद इसके साथ अपेंड हो जाएगा, इसके साथ शामिल हो जाएगा, इस ओ के बाद आखिरी कैरेक्टर के बाद इसका हिस्सा बन जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके साथ अपेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका हिस्सा बन जाएगा। फिर यहां पे एक एग्जांपल है जी, कंसीडर एन एग्जांपल टू आस्क फॉर योर नेम एंड देन डिस्प्ले अ ग्रीटिंग मैसेज ऑन द स्क्रीन एज शोन बिलो यूजिंग स्ट्रिंग। नीचे एक एग्जांपल है जी जिसमें प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, प्रोग्राम बनाया हुआ है C++ का, जिसमें ये आपसे आपका नाम पूछेगा, ठीक है, और आपको एक ग्रीटिंग मैसेज दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखें #include iostream.h को इंक्लूड किया गया है, कौन io.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है, ये आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर अगर आप आ जाएं तो आपके पास कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका नाम है क्वेश्चन, और उसको आपने यहीं पर ही इनिशियलाइज कर दिया है। और इसके अंदर क्या कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं जी, इसमें एक पूरे का पूरा एक स्ट्रिंग है कि प्लीज कॉमा एंटर योर फर्स्ट नेम, और फिर इसके बाद एक कोलन है, ये कोलन ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं लगाना चाहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लीज से लेके नेम के दरमियान में जितने भी वर्ड्स हैं इसको इनक्लोज किया गया है डबल कोट्स के अंदर, यानी कि इसके स्टार्ट में भी डबल कोट्स है, उसके एंड पे भी डबल कोट्स है, और आखिर में डबल कोट्स के बाद सेमी कोलन है। फिर कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनाई है जिसका नाम है ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, और हेलो के बाद एक कॉमा भी लगाया हुआ है, यानी कि ये जो आपकी जो ग्रीटिंग नाम की जो अरे है ना, इसमें HELLO 5 कैरेक्टर्स तो ये पड़े होंगे, एक कैरेक्टर ओ के बाद अगर आप देखें, मैं अगर इसको जूम करके आपको दिखा दूं तो ओ के बाद जो है ना एक कॉमा है, कॉमा भी एक कैरेक्टर है, वो भी एक स्पेस लेता है, वो भी एक बाइट लेगा, और कॉमा के फौरन बाद अगर आप देखें तो एक स्पेस का कैरेक्टर भी है, एक स्पेस भी डाली हुई है। तो इस अरे की अगर हम बात करें ना, ये ग्रीटिंग नाम की जो अरे है, इसमें 5 कैरेक्टर्स तो आपके ये हो जाएंगे HELLO, छठा कैरेक्टर जो है वो ये कॉमा हो जाएगा, सातवां कैरेक्टर जो है वो ये स्पेस का कैरेक्टर होगा, और लास्ट कैरेक्टर आठवां कैरेक्टर इसके अंदर नल कैरेक्टर होगा \0, ठीक है। और इसके बाद फिर यहां पे एक कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका नाम है जी योर नेम, और इसका साइज जो है वो 80 रखा हुआ है, 80 कुछ ज्यादा मुनासिब सा साइज नहीं है, इसको मैं छोटा साइज ले लूंगा एज फार एज माय एग्जांपल विल बी कंसर्न। तो मैं जो एग्जांपल बना लूंगा टर्बो C++ के अंदर, उसके अंदर मैं इसका साइज कम लूंगा, क्योंकि 80 किसी बंदे का नाम जो है वो 80 कैरेक्टर्स इज वे टू मच, ठीक है। तो इसका मैं साइज जो है ना वो 30 या 40 ले लूंगा, विच विल बी मोर देन इनफ।
तो यहां पे क्या हो रहा है जी, सी आउट स्टेटमेंट है। सी आउट के अंदर जो है सिंपल लिखा हुआ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी ये अरे है, कैरेक्टर टाइप की अरे है, यानी कि एक स्ट्रिंग है जिसमें ये स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, प्लीज एंटर योर नेम। तो आपका जी सी आउट स्टेटमेंट जब चलेगी ना, तो क्वेश्चन नाम का ये जो अरे है, क्वेश्चन नाम का ये जो वेरिएबल है, जो अरे है, जिसमें ये स्ट्रिंग पड़ा हुआ है प्लीज एंटर योर नेम, तो आपको ना डिस्प्ले हो जाएगा ये वाले कैरेक्टर्स, प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, तो सी इन स्टेटमेंट आपकी चलेगी, और सी इन स्टेटमेंट में आपने यहां पे वेरिएबल का नाम लिखा है योर नेम, और योर नेम जो है बेसिकली एक कैरेक्टर टाइप की अरे है, इट इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, ये कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसमें मैक्सिमम 80 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। तो सी इन स्टेटमेंट क्या करता है यार, इनपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, आप यहां पे जो भी नेम इनपुट करोगे और एंटर की जब प्रेस करोगे, तो वो नाम आपका इस अरे में जाके स्टोर हो जाएगा, जिसका नाम है, जिस अरे का योर नेम। ठीक है, और फिर उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है। सी आउट स्टेटमेंट जो है उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले तो यार कि ये जो ग्रीटिंग नाम की जो अरे है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है वो दिखाओ। तो ग्रीटिंग नाम की जो अरे है इसमें तो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है जी हेलो कॉमा और फिर स्पेस, तो प्रिंट होगा जी स्क्रीन के ऊपर हेलो कॉमा स्पेस, और इसके बाद प्रिंट होगा ये जो योर नेम नाम की जो अरे है, योर नेम नाम की जो अरे है जिसमें अभी अभी आपने अपना एक नाम इनपुट किया है, तो योर नेम नाम की जो अरे होगी इसके अंदर जो आपने नाम इनपुट किया होगा वो नाम आपको प्रिंट होकर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, और इसके बाद ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शनल है, आप अगर चाहते हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट करना तो ठीक है, नहीं चाहते तो इसको ना लिखें। फिर इसके बाद ये गेट सी एच का फंक्शन है, सी होगा कि आपकी जो आउटपुट विंडो है वो होल्ड हुई भी होगी जब तक कि आप कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर लें। और रिटर्न जीरो स्टेटमेंट तभी लिखें अगर आपने मेन फंक्शन से पहले आईएनटी लिखा है, और यहां पे आईएनटी मौजूद है, ये बुक की बाइंडिंग का इशू है, इसलिए ये आईएनटी जो है वो पूरा आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं मेन फंक्शन से पहले वॉइड लिख दूंगा, और अगर मैंने वॉइड लिखा तो फिर मुझे यहां पे रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर प्रोग्राम का आउटपुट देखें तो प्रोग्राम जब चलेगा तो ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, क्वेश्चन क्वेश्चन नाम की जो अरे है इसके अंदर जो स्ट्रिंग है, जो पड़ा हुआ स्ट्रिंग है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, और इसके बाद जो है आपका सी इन स्टेटमेंट चल रहा होगा, आप जब अपना नाम लिखोगे, फर्स्ट नेम अपना लिखोगे, लेट्स सपोज रहमान आपने लिखा, तो वो रहमान वैल्यू जो है वो इस योर नेम नाम की अरे, जो कि कैरेक्टर टाइप की अरे है, जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग है, इसमें ये स्ट्रिंग रहमान जो है वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपकी ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी, आपको ये ग्रीटिंग अरे के अंदर पड़ी हुई, ग्रीटिंग अरे के अंदर ग्रीटिंग अरे के अंदर पड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है हेलो और कॉमा ये प्रिंट होगा। ठीक है, हेलो कॉमा प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ, और इसके बाद योर नेम नाम की जो अरे है जिसमें आपने अपना नाम इनपुट किया है वो नाम यहां पे प्रिंट होगा, और इसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम को जो है हम टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर लिख देते हैं। ओके जनाब, टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो मैंने ओपन कर दिया है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूं इस विंडो को, फाइल मेन्यू पे जाता हूं, न्यू ऑप्शन पे जाता हूं, और एक नई फाइल जो है उसको ओपन कर लेता हूं, और यहां पे अपना जो हेडर फाइल है उसको लिख लेता हूं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, और इसके बाद मैं अपना जो मेन फंक्शन है वो लिख लेता हूं, और मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे वॉइड लिखी है। सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करूंगा ताकि आउटपुट विंडो पे जो भी आउटपुट हो मौजूद पहले से वो क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं जी कि इसके बाद हम कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनाते हैं जिसका नाम है जी क्वेश्चन, और इसको हम यहीं पर ही इनिशियलाइज भी कर देते हैं। और इसमें चूंकि कैरेक्टर टाइप की अरे है तो इसमें कैरेक्टर्स पड़े होंगे, तो सॉरी इसके लिए एक आपको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, डबल कोट्स के अंदर मैं अपनी जो स्ट्रिंग है, जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं यहां पे लिख दूंगा, प्लीज कॉमा एंटर योर फर्स्ट नेम। ये आपकी पहली टाइप की पहली अरे है जिसका नाम क्वेश्चन है। फिर कैरेक्टर टाइप की एक अरे है जिसका नाम है जी ग्रीटिंग, और इसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, और इसमें जो है हम पुट कर देते हैं हेलो, सॉरी डबल कोट्स के अंदर लिखना है हेलो कॉमा एक स्पेस दे देंगे। ठीक है, और कैरेक्टर टाइप की ही एक और अरे बनाएंगे जिसका नाम है जी
योर नेम, और इसका साइज जो है वो मैं बुक में तो 80 था, मैं इसका साइज जो है वो 40 दे देता हूं। इसको इनिशियलाइज इसलिए नहीं करना क्योंकि इसकी वैल्यू तो यूजर ने देनी है, तो इसको यहां पे इनिशियलाइज करने का कोई फायदा नहीं है। फिर यहां पे जी सी आउट स्टेटमेंट होगी, और सी आउट स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले मैं जो हूं आउटपुट करूंगा। ये जो आपकी अरे है जिसका नाम है जी क्वेश्चन, इसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है ना, प्लीज एंटर योर नेम, मैं ये डिस्प्ले कराना चाहता हूं। तो ये स्ट्रिंग कहां पड़ा हुआ है? ये स्ट्रिंग पड़ा है इस अरे में जिसका नाम है क्वेश्चन। तो मैं जस्ट यहां पे इस अरे का जो क्वेश्चन नाम की जो अरे है इसका नाम लिख दूंगा, और इसके बाद जो है मैं एंड एल भी लिख देता हूं। एंड एल से ये होगा कि आपका जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट है, अब मैं अपना नाम इनपुट करूंगा। कहां इनपुट करूंगा? वो नाम में इनपुट करूंगा अपने इस वेरिएबल में जिसका नाम है योर नेम वेरिएबल। और इसके बाद मैं सी आउट स्टेटमेंट में सबसे पहले तो लिखूंगा एंड एल, ताकि कर्सर आपका थर्ड लाइन पे चला जाए। और इसके बाद मैं लिखूंगा अपनी इस अरे का नाम जो कि है ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग के बाद मैं ग्रीटिंग जो आपकी अरे है इसके अंदर तो स्टोर्ड है जी हेलो। तो आपको जब ये सी आउट स्टेटमेंट जब चलेगी तो एंड एल से क्या होगा, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे आएगा। इसके बाद ग्रीटिंग नाम की जो अरे है इसके अंदर जो हेलो स्ट्रिंग पड़ा है वो प्रिंट होगा, साथ में ये कॉमा भी प्रिंट होगा, साथ में ये जो स्पेस का जो कैरेक्टर है ये भी प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं अपनी इस अरे का नाम जिसका नाम है जी योर नेम। तो योर नेम में आपने जो भी नाम इनपुट किया होगा वो नाम जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हेलो के बाद आपको आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद मैं जो हूँ गेट सी एच का फंक्शन लिख देता हूँ, और इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ कंपाइल। इसमें कोई एरर्स नहीं है, इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूँ रन। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट थी उसके अंदर आपने लिखा हुआ था अपनी अरे का नाम, क्वेश्चन उस अरे का नाम था, और उस अरे के अंदर स्टोर था जी प्लीज कॉमा एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने एंड एल लगाया था, इसलिए आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया है और कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है। अब मैं अगर यहां पे लेट्स सपोज नाम देता हूं बिलाल, ठीक है, एंटर करूंगा तो ये बिलाल वैल्यू जो है ना, ये योर नेम वाली अरे जिसका नाम है योर नेम, उस अरे के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। और इसके बाद जो है मुझे सी आउट स्टेटमेंट, मेरी जो लास्ट सी आउट स्टेटमेंट है वो चलेगी, और मुझे ग्रीटिंग नाम की जो अरे है जिसमें हेलो कॉमा स्पेस वैल्यू या स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो नजर आएगी, और योर नेम नाम की जो अरे है जिसमें बिलाल वैल्यू मैंने पुट की थी वो वैल्यू मुझे यहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरा ये प्रोग्राम जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को देखा, किताब के अंदर भी लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया, और इसका जो आउटपुट है वो भी हम लोगों ने देख लिया है टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर ये प्रोग्राम लिख के। तो अब चलते हैं वापस अपने रिमेनिंग पोर्शन की तरफ। ठीक है, ये आपका आउटपुट था इस प्रोग्राम का। अच्छा जी, अगर हम बात करें स्ट्रिंग्स की इन सी प्लस प्लस, तो स्ट्रिंग्स जो है ना वो सी प्लस प्लस में इनिशियलाइज हो सकते हैं इन इन बोथ वेज, यानी कि जैसे जैसे सी लैंग्वेज में आपकी स्ट्रिंग्स इनिशियलाइज हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि यहां पे जो तरीका हमने देखा है ना सी लैंग्वेज के केस में, ठीक है, इस तरीके से भी आप स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये जो तरीका हमने देखा है सी प्लस प्लस सॉरी सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करने का, तो इस तरीके से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो। ये भी तरीका है आपका सी लैंग्वेज का तरीका है, इस तरह से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो। जबकि अगर हम स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करने का एक दूसरा तरीका भी है, तो आप उस दूसरे तरीके से भी अपने स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर सकते हो, जो तरीका यहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, यहां पे यही लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर द स्ट्रिंग्स जो हैं आपके दे कैन बी इनिशियलाइज्ड इन बोथ वेज लाइक इन सी एंड डायरेक्टली लाइक ऑर्डिनरी वेरिएबल्स विद द ओनली डिफरेंस दैट द स्ट्रिंग शुड बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। कंसीडर द फॉलोइंग इनिशियलाइजेशन एग्जांपल्स। अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस की एग्जांपल्स हैं। आपने यहां पे लिखना है डेटा टाइप अपनी स्ट्रिंग, उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम str1, और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है डबल कोट्स के अंदर कॉल मी। तो बेसिकली क्या होगा आपकी जब ये स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, जब आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जब चलेगी तो मेमोरी के अंदर रैम के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा str1, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा होगा वो होगा कॉल मी, यानी कि ये कैरेक्टर्स जो है ना ये कॉल मी, ठीक है, ये कैरेक्टर्स आपके इस str1 में पड़े होंगे। तो ये तो एक तरीका है जी स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करने का सी प्लस प्लस के अंदर। दूसरा तरीका यहां पे मेंशन्ड है कि आपने लिखा जी स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखी str2 इज इक्वल टू सेंड SMS
ये जो स्ट्रिंग है आपका, ये ये स्ट्रिंग आपका जो है ये कॉपी हो जाएगा इस str2 वेरिएबल के अंदर। तो ये दोनों तरीके मेंशन्ड है, इन दोनों तरीकों से आप अपनी स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक और स्ट्रिंग जो है वो ना सिर्फ डिक्लेयर हुआ है बल्कि इनिशियलाइज भी हुआ है। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है जी str3 और इसमें हमने ओके इनिशियलाइज किया। तो ये बेसिकली ये तरीका वही तरीका है जो कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा हुआ है, ठीक है। तो इन दो तरीकों से आप जो है वो स्ट्रिंग्स को सी प्लस प्लस के अंदर स्पेसिफिकली आप यूज कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप इसको सी लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। Here in these examples, three strings str1, str2, str3, ये आपका str1 है, ये आपका str2 है, ये आपका str3 है। ये तीन स्ट्रिंग्स आपके जो है ना, इस एग्जांपल की बात हो रही है कि इस एग्जांपल के अंदर ये तीन स्ट्रिंग्स जो है ना उनको डायरेक्टली इनिशियलाइज किया गया है। और उसमें क्या वैल्यू डाली हुई है तीनों स्ट्रिंग्स में, एक में है जी कॉल मी, एक में सेंड एसएमएस, ठीक है, और एक में है ओके रिस्पेक्टिवली। नोट दैट व्हाइल यूजिंग सी प्लस प्लस स्ट्रिंग इन प्रोग्राम्स द क्लास स्ट्रिंग मस्ट बी इंक्लूडेड। यानी कि अगर आपने इस तरीके से अगर आपने स्ट्रिंग्स को यूज करना है सी प्लस प्लस के अंदर, तो फिर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर ये स्ट्रिंग वाली जो क्लास है ना ये आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो, जैसे आप conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो, उसी तरीके से ये जो स्ट्रिंग वाली जो क्लास है इसको भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करने का प्रोग्राम है सिंपल, ये जस्ट एक स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करेगा ये प्रोग्राम, और उन स्ट्रिंग्स के अंदर मौजूद जो वैल्यूज होंगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने यहाँ पे iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, स्ट्रिंग वाली जो क्लास है इसको इंक्लूड किया है। आपका मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है str1, इसको इनिशियलाइज किया है। इस str1 में कॉल मी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू सेंड एसएमएस, ठीक है। तो str2 नाम का ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रिंग है ये इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर यहां पे मैंने लिखा स्ट्रिंग str3 ओके। ये जो ओके जो स्ट्रिंग है जो कि इनक्लोज्ड है डबल कोट्स के अंदर, ये ओके वाला स्ट्रिंग जो है वो इस str3 के अंदर कॉपी हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सी आउट स्टेटमेंट है जी, सी आउट स्टेटमेंट में यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक आउटपुट है, ये डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्ट्रिंग str इज और str1 वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। तो str1 वेरिएबल में लिखा हुआ है जी कॉल मी। तो आपका यहां पे ना आपका ये जो सी आउट स्टेटमेंट है इसका आउटपुट होगा, इस सी आउट स्टेटमेंट का आउटपुट होगा फर्स्ट स्ट्रिंग str1 इज और str1 में पड़ा हुआ ये जो स्ट्रिंग है कॉल मी। तो फर्स्ट स्ट्रिंग str1 इज और यहां पे आपको प्रिंट होगा कॉल मी। एंड एल से क्या होता है, आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद आपको ये सी आउट स्टेटमेंट का आउटपुट नजर आएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और उसमें जो आउटपुट होगा वो होगा बेसिकली के स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग str2 इज और str2 वेरिएबल जो स्ट्रिंग है आपका उसमें जो str2 के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है जो कि है सेंड एसएमएस, वो आपको यहां पे डिस्प्ले होगा, नजर आएगा। तो कैसे इस सी आउट स्टेटमेंट का आउटपुट होगा जी, सेकंड स्ट्रिंग str2 इज सेंड एसएमएस, ठीक है। इसके बाद ये एंड एल है, एंड एल से ये होता है कि आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा और जो आपका ये जो तीसरा सी आउट स्टेटमेंट है इसका जो आउटपुट है वो आपको तीसरी लाइन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो इसमें आपको डिस्प्ले होगा थर्ड स्ट्रिंग str3 इज और यहां पे str3 के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो str3 में जो ये जो स्ट्रिंग है ओके ओके पड़ा हुआ है, ये ओके आपको यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा और आपका ये जो तीसरा जो सी आउट स्टेटमेंट है इसका आउटपुट होगा थर्ड स्ट्रिंग str3 इज ओके। एंड एल से क्या होगा, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। गेट ch का फंक्शन है, रिटर्न 0 तभी लिखना है अगर आपने मेन फंक्शन से पहले int लिखा है। अगर मेन फंक्शन से पहले आपने void लिखा हुआ है तो फिर आपको यहां पे रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके जनाब, तो ये जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने किताब के अंदर देखी है, पहले से आपको बता दूं कि ये एग्जांपल जो है आपकी टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर काम नहीं करेगी, क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो एक इंतहाई पुराना सी प्लस प्लस का या सी लैंग्वेज का आईडीई है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हो। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है 1995 या 1996 के बाद टर्बो सी प्लस प्लस को अपडेट ही नहीं किया गया, यानी कि जिस कंपनी ने बनाया था वो कंपनी इसको अब अपडेट ही नहीं कर रही। एक तरह से हम कह सकते हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस आईडी जो है वो इस वक्त है
ऑब्सोलीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, लोग इसको यूज नहीं कर रहे। और यही वजह है कि आपका ये वाला जो प्रोग्राम है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर अगर लिखोगे, आपका प्रोग्राम जो है वो आपको एरर्स देगा। ठीक है, वो इस स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप को भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आज के बाद हम लोग कोई नया मॉडर्न आईडी यूज कर लें, और उस मॉडर्न आईडी के अंदर आपका ये वाला प्रोग्राम जो है ये चल जाएगा। तो जहां तक मॉडर्न आईडीज की बात है, तो वैसे तो बहुत सारी आईडीज हैं, लेकिन हम लोग जो है वो यूज करेंगे और अपना कोड लिखेंगे कोड ब्लॉक्स के अंदर। ये एक आईडी का नाम है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका टर्बो सी प्लस प्लस एक आईडी है जिसके अंदर आप सी प्लस प्लस की कोडिंग कर रहे थे। तो कोड ब्लॉक जो है वो तो मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, और मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मिनिमाइज कर देता हूँ और कोड ब्लॉक्स को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो कोड ब्लॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, और कोड ब्लॉक्स आईडी जो है ये फ्री में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। कोड ब्लॉक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है हुआ है। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स को आप गौर से देखें, क्योंकि इसमें जो है प्रोग्रामिंग या इसके अंदर प्रोग्राम लिखने की जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट हैं एज फार एज दी टर्बो सी प्लस प्लस आईडी इज कंसर्न। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइल मेन्यू पे जाना पड़ेगा। फाइल मेन्यू के अंदर न्यू का ऑप्शन होगा, हमें न्यू के ऑप्शन में जाना होगा, और इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होगा जी प्रोजेक्ट का ऑप्शन, यानी कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए आपको ना एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट की ऑप्शंस हैं। मैंने किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, मैं जस्ट यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन को क्लिक करूंगा। कंसोल एप्लीकेशन का बेसिकली मतलब है कि एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसका आउटपुट आपको ब्लैक स्क्रीन वाली विंडो, जो आउटपुट विंडो है वहां पे नजर आए। तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके और गो कर दूंगा। गो के बाद ये आपसे पूछेगा कि यार आप कौन सी लैंग्वेज का कोड लिखना चाहोगे, सी लैंग्वेज का या सी प्लस प्लस का। मैं यहाँ से सी प्लस प्लस को सिलेक्ट कर लूंगा, और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट का क्या टाइटल होगा। तो क्योंकि मैं इसके अंदर स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो है वो ट्राई आउट कर रहा हूँ, तो मैं इसका प्रोजेक्ट का जो टाइटल होगा वो मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग एग्जाम्पल, और इसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट के बाद जो है यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि कंपाइलर के ऑप्शन में ये जो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें GNU GCC कंपाइलर जो है ये सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, बाकी और किसी चीज में आपको जो है वो एडिटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, और इसको हम कर देते हैं फिनिश। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली जो आपकी जो विंडो है जो कि नजर आ रही है, ये प्रोजेक्ट्स की विंडो है। इसमें बहुत सारे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहले से जो है आपको नजर आ रहे होंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ना वो पहले से बनाए हुए थे मैंने। तो इसमें जो प्रोजेक्ट है आपका जिसका नाम है स्ट्रिंग एग्जाम्पल, ये प्रोजेक्ट हमने अभी अभी बनाया है, और इसके अंदर अगर आपको देखें तो यहाँ पे एक फोल्डर नजर आ रहा होगा जिसका नाम होगा सोर्सेस का फोल्डर, और इसमें एक सी प्लस प्लस की एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई होगी। मैं जस्ट इस फाइल को डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे सामने ये एक छोटा सा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, या उस कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस के एक प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर जो है वो मेरे सामने ओपन हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है अगर आप देखें तो आयोस्ट्रीम, पहले तो हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर आयोस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करते थे। यहाँ पे जस्ट हमने लिखा है हैश इंक्लूड, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया है आयोस्ट्रीम। ठीक है, आपको यहाँ पे आयोस्ट्रीम डॉट एच लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक मॉडर्न आईडी है, और आयोस्ट्रीम डॉट एच जो है वो हम टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर लिखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे लाइन नंबर 3 के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपको आपके हर प्रोग्राम में आपको लिखना पड़ेगा। ये है जी यूजिंग नेम स्पेस। यूजिंग एक कीवर्ड है, नेम स्पेस एक कीवर्ड है, और एचटीडी जो है वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का नाम है। लाइब्रेरी का क्या मतलब है, लाइब्रेरी का मतलब है जी कि जैसे आप अगर किसी लाइब्रेरी में चले जाएं तो वहां पे आपको बुक्स मिलेंगी। यहाँ पे सी प्लस प्लस की जुबान में लाइब्रेरीज का मतलब है स्टैंडर्ड। ये एचटीडी जो है बेसिकली एक स्टैंडर्ड का एक आप कह सकते हैं एब्रीविएशन है, स्टैंडर्ड की एब्रीविएशन है। और ये बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, और लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस और क्लासेस होती हैं। क्लासेस क्या होती हैं वो हम देखेंगे जब हमारा चैप्टर नंबर 6 शुरू होगा, तो वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ये जो लाइन है, ये लाइन आपको मस्ट लिखनी पड़ेगी। यूजिंग और नेम स्पेस के बीच में स्पेस होगा, नेम स्पेस और एचटीडी के बीच में स्पेस होगा, और यहाँ पे आपको आखिर में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। इंटीजर मेन
यहाँ पे आपको इंटीजर मेन ही लिखना पड़ेगा कोड ब्लॉक्स के अंदर। और ये जो सी आउट स्टेटमेंट है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सी आउट स्टेटमेंट को यहाँ से जो है क्या कर लूंगा, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब अपना वो जो प्रोग्राम था जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि हमने पीडीएफ फाइल के अंदर देखा था, वो प्रोग्राम हम यहाँ पे लिख देते हैं। स्ट्रिंग str1, ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं अपना जो स्ट्रिंग है वो लिख देता हूँ, जो कि है जी कॉल मी। इसके बाद मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू, बिल्कुल वही एग्जांपल है जो कि बुक के अंदर थी, सेंड एसएमएस सेमीकोलन। फिर है जी स्ट्रिंग str3 इज, सॉरी, स्ट्रिंग str3 और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर ये एक स्ट्रिंग में अपना डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है, और सी आउट के अंदर जो है मैं लिखूंगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग str1 इज str1, स्ट्रिंग का नाम। फिर आखिर में यहाँ पे एंड एल, और सी आउट सेकंड स्ट्रिंग str2 is str2 एंड एल। एंड एल से क्या होगा, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। और फिर यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग str3 is str3 सेमीकोलन। और यहाँ पे आखिर में आपको गेट ch लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपका प्रोग्राम जो है, आपका जो आउटपुट विंडो होगी वो ऑटोमेटिकली होल्ड हुई भी होगी इस केस के अंदर, कोड ब्लॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको गेट ch का फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, तो क्या करते हैं अब, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी चेंजेस इसमें हुई हैं उन चेंजेस को मैं सेव करूंगा। तो सेव करने के लिए मैं फाइल मेन्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास सेव फाइल का ऑप्शन है, कंट्रोल एच पी प्रेस कर सकते हैं, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी जो भी चेंजेस हुई हैं, जो भी मैंने इसके अंदर कोड लिखा है, वो सारे का सारा अब सेव हो चुका है। सेव होने के बाद मैं क्या करूंगा कि अपने इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करूंगा। तो कंपाइल करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन, बिल्ड का मेन्यू आपको नजर आ रहा होगा, सॉरी, बिल्ड का मेन्यू है, इसके अंदर ये ऑप्शन है जी बिल्ड का ऑप्शन, ठीक है। तो बिल्ड को मैं क्लिक करूंगा, बिल्ड से ये होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। और इसको मैं एक दफा दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी, कोई इश्यूज नहीं है, कोई एरर्स नहीं है इसके अंदर। तो आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूंगा। रन करने के लिए इसी बिल्ड के ऑप्शन में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा रन का ऑप्शन, ठीक है, कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की है कोड ब्लॉक्स आईडी की। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आउटपुट विंडो ओपन हुई है, ठीक है। इसको और कोड को मैं साथ साथ रख देता हूँ और आपको बारी बारी बता देता हूँ। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है str1 और उसके अंदर ये स्ट्रिंग पड़ा होगा कॉल मी। स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल है str2, वो इनिशियलाइज हुआ है सेंड एसएमएस वाले स्ट्रिंग से, यानी कि सेंड एसएमएस की जो स्ट्रिंग है ये str2 में पड़ा है। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है जी str3 जिसमें ओके पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ओके स्ट्रिंग जो है ये str3 में पड़ा होगा। सी आउट स्टेटमेंट है जिसका आउटपुट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, जो मैंने जो आउटपुट जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट का आउटपुट है। तो सी आउट स्टेटमेंट इसमें लिखा है जी फर्स्ट स्ट्रिंग str1 इज, और इसके बाद कोलन। तो फर्स्ट स्ट्रिंग str1 इज, इसके बाद कोलन, और कोलन के बाद यहाँ पे हमने अपने इस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल जिसका नाम str1 है, जो कि यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज भी हुआ है, जिसमें कॉल मी स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे आपको str1 की जगह पे कॉल मी लिखा हुआ नजर आएगा। इसके बाद दूसरा आपका सी आउट स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है यार प्रिंट करो स्क्रीन के ऊपर सेकंड स्ट्रिंग str2 इज, आपको यहाँ पे प्रिंट होके नजर आएगा सेकंड स्ट्रिंग str2 इज, उसके बाद ये कोलन है, और कोलन के बाद लिखा हुआ है कि यार str2 जो स्ट्रिंग है इसमें जो भी स्ट्रिंग पड़ा हुआ है उसको भी प्रिंट कर दो। तो str2 में तो पड़ा हुआ है सेंड एसएमएस, तो इसके बाद जो है आपका प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, सेंड सेकंड सेकंड स्ट्रिंग str2 इज सेंड एसएमएस। इसके बाद ये तीसरा आपका सी आउट स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि थर्ड स्ट्रिंग str3 इज,
तो ये आपके तीसरे सी आउट स्टेटमेंट का आउटपुट है, ठीक है। थर्ड स्ट्रिंग str3 इज, और उसके बाद str3 जो वेरिएबल है, ये जो कि यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज भी है, जिसमें ये ओके स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। str3 आपने जब यहाँ पे लिखा तो आपको यहाँ पे इसमें पड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है ओके, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो आपको ये जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, ये कोड ब्लॉक्स का मैसेज है, और इसमें आपसे कह रहा है कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी कि कोई भी की आप प्रेस कर लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, आपका प्रोग्राम ऑब्वियसली टर्मिनेट हो जाएगा, ये विंडो आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, की मैंने प्रेस की, तो मैं मेरी वो जो विंडो है वो विंडो मेरी बंद हो गई, और मैं इस अपने कोड ब्लॉक्स के अंदर दोबारा से वापस आ गया। आई बिलीव कि ये जो प्रोग्राम है इसका जो आउटपुट है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूं मिनिमाइज, और जो हमारा रिमेनिंग जो फाइल है, इस फाइल के अंदर देखते हैं कि आगे क्या चीज इसमें डिस्कस की गई है। ओके जनाब, इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स सम मोर फीचर्स ऑफ C++ string like concatenation, copying and finding the size of a string। कुछ मजीद 3 फीचर्स की बात हो रही है C++ स्ट्रिंग की, कि जिसमें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है। कॉन्केटिनेशन का बेसिकली मतलब है कि यार दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला के एक स्ट्रिंग बना देना, ठीक है। कॉपीइंग अ स्ट्रिंग एंड फाइंडिंग द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग, ये 3 फंक्शंस हैं, ये 3 हम देखेंगे, फीचर्स हम देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसमें आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है, कौन io.h हेडर फाइल है, ये कौन io.h हेडर फाइल की जरूरत नहीं है कोड ब्लॉक्स के अंदर, क्योंकि कौन io.h हेडर फाइल जो है वो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, getch का फंक्शन जो यूज हो रहा है इसके लिए। तो चूंकि getch का फंक्शन जो है वो तो आपके कोड ब्लॉक्स में है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है आपको, तो इसलिए मैं इस on io.h हेडर फाइल को यूज नहीं करूंगा। और iostream.h जो है ये आप लिखते हो टर्बो C++ के अंदर, और कोड ब्लॉक्स में हमें iostream.h लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट iostream लिख देंगे। और कोड ब्लॉक्स के अंदर आपको ये जो इंक्लूड हमने किया है इस स्ट्रिंग क्लास को, इसको भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे मेन फंक्शन है, सॉरी ये तो ऊपर वाला प्रोग्राम था, ओके। इसके अंदर देखें एक स्ट्रिंग है str1 जिसमें हेलो पड़ा है, एक स्ट्रिंग है str2 जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स हैं, ये स्ट्रिंग है वर्ल्ड ये पड़ा हुआ है, और हम दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं str3 एंड str4, और एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है len, ठीक है। अगर आपने स्ट्रिंग्स को अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है str3 इज इक्वल टू str1, यानी कि str1 में जो हेलो पड़ा हुआ है जो स्ट्रिंग, वो आपके str3 में आके कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कॉन्केटिनेट करना है, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में आपने अगर मिलाना है, तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं str1 प्लस str2। str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो तो है हेलो, str2 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो है जी वर्ल्ड। तो जब ये स्टेटमेंट आपकी चलेगी तो str1 और str2 जो है वो आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और एक स्ट्रिंग बन जाएंगे। इसके बाद इस एक स्ट्रिंग को, यानी कि कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग को जो कि है हेलो वर्ल्ड, उसको हम कॉपी कर रहे हैं str4 नामी स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद ये len नाम का वेरिएबल है जिसकी टाइप है इंटीजर, हम इसमें लिख रहे हैं len इज इक्वल टू str4 डॉट साइज, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका ये जो str4 ये जो स्ट्रिंग है जिसमें हेलो और वर्ल्ड आपके स्टोर हुआ है, उसका जो साइज है, यानी कि उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं, वो आपको ये साइज का फंक्शन जो है ये उसको कैलकुलेट करके और इसमें len वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, स्टोर कर देगा। फिर यहाँ पे लिखा है सी आउट स्टेटमेंट है जो कि ऑब्वियसली आउटपुट स्टेटमेंट है, और ये आपको प्रिंट करके देगा str3 इज इक्वल टू \t से, मतलब कि ये आपका \t जो है ये बेसिकली आपका टैब का एक एस्केप सीक्वेंस है। इससे ये होगा कि प्रिंट होगा str3 इज इक्वल टू, और एक टैब की स्पेस आ जाएगी, और इसके बाद str3 जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है वो आपका प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो str3 के अंदर तो हमने असाइन किया था str1 का स्ट्रिंग, str1 में तो पड़ा है हेलो, तो str3 के अंदर भी हेलो है, और यहाँ पे आपको हेलो प्रिंट होगा। सी आउट स्टेटमेंट है str4 इज इक्वल टू \t, और इसके बाद आपको str4 नामी जो वेरिएबल है इसके अंदर पड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगा। तो str4 में तो पड़ा हुआ है str1 और str2 का str1 स्ट्रिंग और str2 स्ट्रिंग की
कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, str4 के अंदर। देखिए str4 में पड़ा हुआ है str1 हेलो प्लस str2 वर्ल्ड, यानी कि हेलो वर्ल्ड। ये एक स्ट्रिंग बन के कॉन्केटिनेट होके str4 में आके स्टोर हुआ है। तो str4 का जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट, और इसमें लिखा है लेंथ ऑफ str4 इज इक्वल टू, और /t एक टैब का कैरेक्टर आ जाएगा, और इसके बाद आपको str हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग जो कि str4 में पड़ा है उसका लेंथ आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और ये लेंथ ऑलरेडी यहाँ पे जो है डिक्लेयर हुआ है, और ये len नाम का जो वेरिएबल है ये ऑलरेडी इनिशियलाइज हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा है str4, यानी कि मेरा str4 वाला जो स्ट्रिंग है डॉट साइज क्या करेगा, इसका जो भी साइज है यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है, इट विल फाइंड द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग str4, और साइज जो है वो एक नंबर की शक्ल में होगा, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, और उसको असाइन कर दिया जाएगा len वेरिएबल में। तो len वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लिख लेते हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर। ओके जनाब, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसका जो जो कोड था उसके अंदर वो कोड सारा मैंने रिमूव कर दिया है, सिवाय इस आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के यूजिंग नेम स्पेस std स्टेटमेंट लिखी है, इंटीजर मेन, और ये मेन फंक्शन की बॉडी, और इसमें रिटर्न 0। इसके अलावा मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल जो बुक देखी थी उसमें हमने देखा था कि यार स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है str1, वो डिक्लेयर्ड है और वो इनिशियलाइज्ड है, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग हेलो जो है ना वो उसके अंदर पड़ा हुआ है। स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल है str2, और वो डिक्लेयर्ड भी है और इनिशियलाइज्ड भी है। उसके अंदर ये स्ट्रिंग वर्ल्ड उसके अंदर पड़ा हुआ है। फिर स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स हैं str3 एंड str4, वो जस्ट डिक्लेयर्ड हैं, ठीक है। और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है len, वो जस्ट डिक्लेयर्ड है। str3 इज इक्वल टू str1, ये बेसिकली स्ट्रिंग कॉपी हो रहा है, यानी कि str1 में जो स्ट्रिंग है हेलो वो कॉपी हो रहा है इस str3 वेरिएबल के अंदर। फिर इसके बाद जो है कॉन्केटिनेशन है, str4 इज इक्वल टू str1 प्लस str2। तो यानी कि str1 में जो स्ट्रिंग पड़ा है हेलो, और str2 के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है वर्ल्ड, दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक स्ट्रिंग बन जाएंगे, और एक स्ट्रिंग के तौर पे ये हेलो वर्ल्ड के तौर पे आपके इस str4 के अंदर आके कॉपी हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमने len वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, len इज इक्वल टू str4 डॉट साइज का फंक्शन हमने यूज किया है। इससे ये होगा कि आपका ये जो str4 है जिसके अंदर str1 और str2 दोनों स्ट्रिंग्स की कॉन्केटिनेटेड जो वैल्यूज है वो इस str4 में पड़ी होंगी, यानी कि इसके अंदर पड़ा होगा हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। इसका साइज मालूम कर रहे हैं हम इसके थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू str4 जिसमें स्ट्रिंग पड़ा है हेलो वर्ल्ड, हम उसका साइज मालूम कर रहे हैं। साइज का क्या मतलब है? साइज का मतलब है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है, और उसका जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो इस len वेरिएबल के अंदर आके कॉपी हो जाएंगे। इसके बाद बुक के अंदर जो एग्जांपल है उसमें अगर आप देखें तो सी आउट स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट है, और सी आउट स्टेटमेंट है, और उसके अंदर लिखा हुआ है str3 इज इक्वल टू \t, और यहाँ पे str3 वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, और इसके बाद मैं यहाँ पे एंड एल लिख देता हूँ। फिर सी आउट स्टेटमेंट है, और आपको बता रहा है कि str4 इज इक्वल टू \t, और जो str4 के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा आपका ये सी आउट स्टेटमेंट, और इसके बाद एंड एल मैनिपुलेटर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाए। सी आउट स्टेटमेंट है, और यहाँ पे लास्ट सी आउट स्टेटमेंट है, और इसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ str4 इज इक्वल टू \t, len वेरिएबल के अंदर जो है वो लेंथ जो है वो स्टोर हुई हुई है, तो मैं len वेरिएबल के अंदर पड़े हुए कंटेंट को देखूंगा कि इसमें क्या कंटेंट पड़ा है, और दैट्स इट। इसके बाद ये आपका एंड एल मैनिपुलेटर आ जाएगा, और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। दोबारा बता दूं कि इसमें आपको गेट ch फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो आउटपुट विंडो है वो ऑटोमेटिकली होल्ड हुई हुई होगी। गेट ch का फंक्शन आपको लिखना पड़ता है टर्बो C++ के अंदर। मैं इसको बिल्ड कर लेता हूं टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स, कोई एरर्स नहीं है, और इसके बाद ये प्ले का बटन है, आप इसको भी क्लिक करके अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो, या बिल्ड
ऑप्शन में आके रन का ऑप्शन जो है आप इसके थ्रू भी अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज आपको बताता चलूं कि आप के साथ ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेरे सामने जो है वो मुझे इसमें जो है नजर आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपका वाला जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप अपने कोड को भी लिख रहे हो वो बोल्ड है, वो हाईलाइटेड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये वाला प्रोजेक्ट आपका इस टाइम पे एक्टिवेटेड है। ठीक है, आपने अगर किसी और प्रोजेक्ट को, अगर लेट सपोज आप अब यहाँ पे अगर आप प्ले का बटन या ये रन का बटन जब क्लिक करते हो ना, तो आपका जो भी यहाँ पे एक्टिवेटेड प्रोजेक्ट होगा ना, वो प्रोजेक्ट आपका रन होगा। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे आपका जो अरे वन है, इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, आपने इसको रन करना है। आप कहते हो यार मैंने इस प्रोजेक्ट को रन करना है। ठीक है, बाय क्लिकिंग दिस प्ले बटन या बाय क्लिकिंग दिस रन बटन, तो आप इसके ऊपर पहले तो राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एक्टिवेट प्रोजेक्ट का। सबसे पहले तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करोगे। अब आप देखो तो आपका स्ट्रिंग एग्जांपल वाला जो प्रोजेक्ट जिसमें आपने ये कोड लिखा है, ये प्रोजेक्ट एक्टिवेटेड नहीं है। आपका ये जो है ना अरे वन, ये वाला प्रोजेक्ट आपका एक्टिवेटेड है। तो अब अगर आप यहाँ पे रन का बटन दबाते हो, ठीक है, इसके अंदर जो मेन डॉट सीपीपी फाइल है, इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा ये वाला कोड आपका जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे अगर प्ले का बटन या रन का बटन अगर प्रेस करता हूं ना, ठीक है, तो आपका ये वाला कोड चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ये वाला कोड चले, मैं चाहता हूँ यार मेरा इसमें जो स्ट्रिंग एग्जांपल जो है ये वाला कोड चले। तो बाय क्लिकिंग दिस रन बटन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रिंग एग्जांपल नाम के इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करें और इसको एक्टिवेट कर दे। आपका ये वाला प्रोजेक्ट अब क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो अब आपका ये वाला कोड नहीं चलेगा, बल्कि आपका ये वाला कोड चलेगा जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। तो इस कोड को मैं यहाँ से क्लिक करके क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कोड है जिसको मैंने रन करना है। तो इसको मैं बिल्ड तो ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, यानी कि कंपाइल तो ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करूंगा तो यहाँ पे मैं इस आउटपुट विंडो को भी साइड बाय साइड ही रख देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है HTR1 में हेलो पड़ा है, HTR2 के अंदर वर्ल्ड पड़ा है। आपके जो दो स्ट्रिंग्स हैं HTR3 एंड HTR4, ये डिक्लेयर तो हुए हुए हैं लेकिन इसमें कोई स्ट्रिंग्स है नहीं। ठीक है, स्टार्ट में इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसका नाम है len। फिर मैंने लिखा HTR3 इज इक्वल टू HTR1। तो HTR1 में तो हेलो पड़ा है, ये हेलो जो है आपके HTR3 में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है HTR4 इज इक्वल टू HTR1 प्लस HTR2। HTR1 प्लस HTR2 का मतलब है कि यार HTR1 में जो स्ट्रिंग पड़ा है ना हेलो, और HTR2 के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ा है ना वर्ल्ड, इन दोनों को आपस में मिला के एक स्ट्रिंग बना दो। जब ये दोनों मिल जाएंगे एक स्ट्रिंग बन जाएंगे, तो ये आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। कॉन्केटिनेट होने के बाद मैं कहता हूं कि यार ये जो हेलो वर्ल्ड है जो कि आपस में मिल गए हैं, एक स्ट्रिंग बन गए, इसको उठा के HTR4 के अंदर कॉपी कर दो। ये आपका HTR4 जो है ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर इसके बाद len वेरिएबल है, इसमें हम स्टोर कर रहे हैं HTR4 जो कि अभी अभी जो स्ट्रिंग आपका कॉन्केटिनेट हुआ है उसका साइज मालूम कर रहे हैं कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो ये जो सी आउट स्टेटमेंट है इसका आउटपुट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, नजर आ रहा है। सी आउट HTR3 इज इक्वल टू HTR3 इज इक्वल टू \d कैप कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे और इसके बाद जो है आपका HTR3 में पड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो HTR3 में तो हमने कॉपी किया था HTR1 का स्ट्रिंग, तो HTR1 में तो हेलो पड़ा था, हेलो HTR3 में आ जाएगा और यही HTR3 में पड़ा हुआ हेलो स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। सी आउट स्टेटमेंट है, इसका आउटपुट आपके सामने है। HTR4 इज इक्वल टू HTR4 इज इक्वल टू टैप का कैरेक्टर है प्रिंट होगा और HTR4 के अंदर पड़ा हुआ जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो HTR4 में तो HTR1 स्ट्रिंग जो कि हेलो है, HTR2 स्ट्रिंग जिसमें वर्ल्ड पड़ा है, उनका कॉन्केटिनेटेड फॉर्म इस HTR4 के अंदर आके कॉपी हुआ है। HTR4 में पड़ा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट होके नजर आ रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास है जी आखिरी आपकी सी आउट स्टेटमेंट है कि लेंथ ऑफ HTR4 इज इक्वल टू \e और len वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, len वेरिएबल में आपका जो HTR4 है उसका साइज इसमें पड़ा हुआ है। HTR4 जो है उसमें तो ये पड़ा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो 10 हैं। तो आपके
इस len वेरिएबल के अंदर str4 जो कि आपका स्ट्रिंग है, इसके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का जो काउंट होगा वो len वेरिएबल के अंदर आके कॉपी हो जाएगा। तो len वेरिएबल में ये आपको 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 आपको डिस्प्ले करके दे रहा है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड के अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, 5 कैरेक्टर्स हेलो के और 5 कैरेक्टर्स वर्ल्ड के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा जब मैं यहाँ पे कोई की प्रेस कर लूंगा। आई बिलीव कि आज की इस वीडियो लेक्चर में जो कुछ हमने पढ़ा है ये आज के लिए इतना काफी है। आई ऑल्सो बिलीव कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ये आपको समझ भी आए होंगे, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, और इसको अगर आप कमेंट करना चाहें तो इसके ऊपर आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।